टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ जियोग्राफी फ्रॉम क्लास 8। हमारे चैप्टर का नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। हम दो बच्चों को देख लेते हैं। एक मांबा होती है जो कि तांजानिया अफ्रीका से होती है, और एक पीटर होता है जो कि न्यूजीलैंड से होता है। हम ये दोनों के बारे में इसलिए जान रहे हैं ताकि हम इनके आसपास के सराउंडिंग से देख पाएंगे कि कैसे इनके जो लैंड है, सॉइल क्वालिटी, वाटर और जितने भी रिसोर्सेज इनके पास है, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो मॉडर्न मैथड है उससे ये लोग किस तरीके से अलग है, कैसे इन लोग के में इतना डिफरेंस आ रहा है। तो मामा जो है ना, सुबह-सुबह उठ जाती है क्योंकि उसे बहुत दूर चल कर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। वो अपने मदर की हेल्प भी करती है चोर्स वगैरह में, एंड देन वो अपने भाइयों के साथ वो गोट्स की केयर करती है। और उसके बाद उनकी जो फैमिली है ना, वो रॉकी लैंड में रहती है। उनका एक रॉकी लैंड में छोटा-सा हट है, तो वो लोग वहाँ पे रहते हैं। उसके जो फादर रहते हैं ना, जो मामा के फादर होते हैं, वो मेज़, बीन्स वगैरह ग्रो करते हैं, बट ये उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है क्योंकि वो लोग रॉकी एरिया में रहते हैं, तो ये ईज़ी नहीं होता है वहाँ पे। और उनके लिए इतना फूड भी नहीं होता है कि वो पूरा होल ईयर जो है सर्वाइव कर पाएंगे। अब हम पीटर की देख लेते हैं। पीटर जो है ना, एक शिप रियरिंग एरिया में रहता है। वहाँ पे क्या होता है, उसकी जो फैमिली होती है वो वूल फैक्ट्री को रन कर रही होती है। वो स्कूल जाता है वहाँ पे, जैसे कि मामा के केस में देख सकते हैं कि वो स्कूल नहीं जा रही थी। तो पीटर जो है स्कूल जाता है, अपने जो अंकल है ना उनके साथ शिप्स की केयर करता है। एंड देन उनका जो शिप यार्ड था ना, वो बहुत ग्रासी प्लेन था। जैसे कि हमने देखा कि जो मामा जहाँ पे रहती थी वो पूरा रॉकी एरिया था, और वो लोग जो अपना फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे। वो लोग वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते थे, वो लोग जैसे वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करते थे। और मामा और पीटर की लाइफ में इतना ज़्यादा डिफरेंट था। क्यों क्यों हम इतना ज़्यादा डिफरेंस देखते हैं? फर्स्ट जो है लैंड और सॉइल क्वालिटी। तो चलते हैं, हम ये कंपैरिजन इसलिए करें क्योंकि हम मामा और पीटर की स्टोरी से समझ सकते हैं कि वो एक जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को शो करता है। जैसे कि उनकी लाइफ बहुत डिफरेंट थी एक दूसरे से। जैसे लैंड क्वालिटी, सॉइल क्वालिटी के बारे में बोल दे, तो जो मामा होती है वो जहाँ पे रहती है वो बहुत रॉकी एरिया होता है, तो उसके लिए जो उसके जो पापा के लिए फार्मिंग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। वहीं जहाँ के पीटर, वो बहुत ही अच्छे लैंड क्वालिटी में रहते हैं, जैसे ग्रासिंग एरिया रहती है वहाँ पे, तो वो लोग बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक वो जो फार्मिंग होती है वो कर लेते हैं। वाटर बहुत अवेलेबल होता है पीटर के केस में, वो स्कूल भी जाता है, बट मामा के केस में उसे बहुत दूर जाना पड़ता है। नेचुरल वेजिटेशन एंड एनिमल में उनके में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बिकॉज लैंड वगैरह से भी डिफर करता है कि कौन से एनिमल कहाँ पे रहेंगे। जैसे पोलार बियर जो होते हैं वो आपको स्नोई एरिया में मिल जाएंगे, लेकिन ज़ेब्रा मिलेंगे क्या? नहीं। और टेक्नोलॉजी जो है वो पीटर के केस में ज़्यादा यूज़ हो रही थी क्योंकि वो लोग डेवलप्ड एरिया में रह रहे थे। ये रिसोर्स की अवेलेबिलिटी से ही पता चलता है कि लोगों की लाइफ वहाँ पे कैसी होने वाली है, वो ही डिसाइड करता है कि वहाँ पे लोग किस तरीके से रहने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड। लैंड के बारे में देख लेते हैं। लैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि अर्थ का जो 30% एरिया है, और खुद हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल सारे के सारे लैंड पर ही डिपेंड, मतलब वो रहते तो लैंड पर ही है ना। और लेकिन क्योंकि सिर्फ 30% एरिया ही लैंड का है, पूरे का पूरा नहीं है, उसमें भी 30% में भी जो बहुत सारा जो एरिया ऐसा है जब वो हैबिटेबल नहीं है, वहाँ पे लोग नहीं रह सकते। अब हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, क्योंकि हर एक लैंड 30% जो लैंड का हिस्सा है वहाँ पे आधे से ज़्यादा तो वो इनहैबिटेबल है, तो वहाँ पे लोग नहीं रहते। लेकिन जो हैबिटेबल एरिया है उस लैंड पे भी पॉपुलेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख लेंगे, अगर जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वो डिपेंड होता है लैंड और क्लाइमेट के ऊपर में। माउंटेन, डेजर्ट, फॉरेस्ट एरिया में जो लोग हैं ना वो बहुत ही कम, वहाँ की डेंसिटी, लोगों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, तो वहाँ पे वो लोग ज़्यादा नहीं रहते क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, वो ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। लाइक रॉकी एरिया में कैसे कोई इतना डेवलपमेंट करेगा ना, फॉरेस्ट एरिया में भी वहाँ पे उतना नहीं होगा, स्कूल्स नहीं होंगे, हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, तो वहाँ पे लोग कम होंगे बहुत ही। तो ऐसे एरिया में जहाँ की लैंड के हमने हमने लैंड के बारे में देखा कि वहाँ पे लोग कम होंगे क्योंकि माउंटेन डेजर्ट एरिया में लोग नहीं रहते हैं, मतलब बहुत कम लोग होते हैं। और प्लेन और रिवर वैली में ज़्यादातर लोग होते हैं, क्योंकि रिवर वैली के आसपास जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो वहाँ पे अच्छी फार्मिंग होती है। तो वहाँ वो जो एरिया होती है बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होता है। अभी आप भी बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे उसमें से आप भी बहुत सारे लोग जो प्लेन एरिया पर ही होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो डेजर्ट वाले एरिया से या फॉरेस्ट या माउंटेन वाले एरिया से बिलोंग करते होंगे। यूज़ेस से तो हम बहुत अच्छे से फ़ैमिलियर हैं, लाइक वो फार्मिंग, फॉरेस्ट, आपके घर बनाने के लिए, रोड, इंडस्ट्री, एक्सेट्रा बनाने के लिए यूज़ होती है। लेकिन लैंड जो है ना, लैंड के यूज़ेस भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं। लाइक जो जैसे 2 फैक्टर्स होते हैं, एक फिज़िकल और एक ह्यूमन होता है। टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, वाटर एंड मिनरल। टोपोग्राफी क्या होता है, वो हिल एरिया है या फिर वो एक प्लेन एरिया है या फिर वो एक डेज़र्ट एरिया है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो टोपोग्राफी होती है। तो ये सारी चीज़ें से भी एक लैंड अफेक्ट होता है। और सेकंड जो होता है वो ह्यूमन पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी के बेसिस पर भी जो लैंड है वो अफेक्ट करते हैं। जैसे कि जहाँ पे कम डेंसिटी होगी, मतलब जहाँ पे कम पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, तो वहाँ पे जो नेचुरल
फॉर्म में ही रहेगा वो, अपना जो भी मतलब उनका जो क्लाइमेट होगा, जो वहाँ पे वो जो जगह होगी वो अपने नेचुरल चीज़ वे में ही सर्वाइव करेगी। लेकिन अगर वहाँ पे जो ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे रोड्स वगैरह बनने लगेंगे, इंडस्ट्रीज़ बनने लगेगी, तो वो अपने नेचुरल फॉर्म में नहीं रहेगा। तो लैंड इस तरीके से भी अफेक्ट होता है। टाइप्स ऑफ लैंड 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्राइवेट लैंड होता है, कम्युनिटी लैंड होता है। प्राइवेट एक आपका घर का एग्जांपल ले लो, वो आपके ही घर, वो आपका ही घर है, वो गवर्नमेंट का उसमें कोई भी रूल नहीं है। देन वो आपका प्राइवेट मतलब घर है और आप वो जो ओन करेंगे वो इंडिविजुअली ओन करेगा, ओके। और सेकंड होता है कम्युनिटी लैंड, जो कि सबके लिए होता है। जैसे कि बहुत सारे आप गोट्स वगैरह को देखे होंगे, वो फॉडर के लिए जाते हैं। एंड देन फ्रूट्स, हर्ब्स, ये सारे के सारे लोगों के लिए होता है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप नहीं जाएंगे और आप जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अब प्रॉब्लम एंड चेंजेस देख लेते हैं। लैंड ना बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। जैसे कि हमने देखा कि अर्थ का 30% हिस्सा ही बस जो है वो लैंड है। उसमें से भी इनहेबिटेबल बहुत सारा एरिया है और जो हैबिटेबल एरिया है वो थोड़ा कम है। पर इसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो वो सारे के सारे लैंड को कॉमनली यूज़ करना चाहते हैं बिल्डिंग्स के लिए, फार्मिंग्स के लिए। तो वो थोड़ा चैलेंजेस है, बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज है वो। तो कल्चरल चेंजेस जो के कारण भी जो लैंड का यूज़ है वो अफेक्ट होता है। जैसे कि हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। जो हमने अभी जो देखा वो फिजिकल और ह्यूमन अफेक्टिंग फैक्टर्स थे। और अब हम देखने वाले हैं कि जो अभी जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से भी जो लैंड है वो भी अफेक्ट करता है। लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड्स और डेजर्टिफिकेशन की वजह से भी लैंड में अफेक्शन होती है। लैंड की जो इतनी ज़्यादा डिमांड है और इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो उसमें हमें लैंड को कंज़र्व करने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें जो है, हमने देखा कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो बहुत इंक्रीज़ होते जा रही है, इसलिए डिमांड बढ़ती जा रही है लैंड्स की। तो इससे क्या होता है, हम फॉरेस्ट वगैरह को डिफॉरेस्टेट कर देते हैं, डिफॉरेस्टेशन चालू कर देते हैं, और तो और हम फार्मिंग लैंड को लूज़ करते जा रहे हैं। तो लैंड भी बहुत ज़्यादा रिस्क पे है कि वो भी एक दिन ख़त्म होने वाली रहेगी अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो। इसीलिए हमें इसे कंज़र्व करना चाहिए, हमें लैंड को कंज़र्व करना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे मेथड है, लाइक फर्स्ट एफॉरेस्टेशन, आप जितना ज़्यादा हो सके ट्रीज़ को प्लांट करेंगे। और सेकंड जो होता है वो लैंड रिक्लेमेशन होता है, जिसमें आप क्या करेंगे, आप जो डैमेज लैंड है उसको रीस्टोर करेंगे। और जो थर्ड होता है वो हम केमिकल का कम से कम यूज़ करेंगे, ताकि जो लैंड की क्वालिटी है ना वो ख़राब मत हो। पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र वगैरह हम कम यूज़ करेंगे। और जो एनिमल्स होते हैं उनको ओवरग्रेज़ करने से रोकेंगे। लैंड के बारे में तो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम हमारे चैप्टर के सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, जो कि सॉइल। सॉइल क्या होता है आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं। जो थिन लेयर होती है, जो ग्रेनी लेयर होती है, थिन ग्रेनी लेयर अर्थ सर्फेस पे, जो कि क्लोजली लिंक्ड होती है लैंड फॉर्म से, उसे हम सॉइल बोलते हैं। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वेदर रॉक से बनी होती है। ऑर्गेनिक मैटर लाइक जो जो प्लांट्स और एनिमल का जो वेस्ट होता है उससे बनी होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी, ये लोगों से बनी होती है। और मिनरल से बनी होती है, वेदर रॉक से बनी होती है। फॉर्मेशन कैसे होता है सॉइल का, तो जो वेदर रॉक होती है, लाइक जो बहुत बड़ी बड़ी जो चट्टानें रहती है ना, वो टूट टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स जब बन जाती है तब वो सॉइल बनती है। और अगर हम राइट मिक्सिंग करें मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर का, तो उससे भी सॉइल जो है फर्टाइल बनती जाती है। लेकिन हम सॉइल को फर्टाइल नहीं बनाते हैं। बहुत सारी जो साइंटिफिक रीजंस है उसकी वजह से सॉइल फर्टाइल होती है, और ये नेचर जो है सॉइल को खुद फर्टाइल करती है। जैसे कि रिवर वैली के साइड में जो सॉइल होगी सबसे ज़्यादा फर्टाइल होगी। तो हम समझ लेते हैं कि लैंडस्लाइड्स होती कैसे। तो लैंडस्लाइड्स होती है जैसे कि बहुत सारा जो रॉक होता है उनके सडन मूवमेंट से या डेब्रिस के सडन मूवमेंट से, तो ये सबसे होता है, ओके। और तो और किससे होता है, अर्थक्वेक्स आ गए या फ्लड्स आ गया, वॉल्केनो, हैवी रेनफॉल हो गई, तो उससे भी लैंडस्लाइड्स होते हैं। आपने देखे भी होंगे कि बहुत ज़्यादा बारिश गिरने से या फिर अर्थक्वेक आने से बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो जाती है। तो बहुत सारा जो रोड वगैरह होता है खास करके हिली एरिया में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, तो लोग का आना जाना रुक जाता है। ये आपने देखा होगा बहुत बार न्यूज़ में। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे जो रिवर्स होते हैं ना वो ब्लॉक हो जाते हैं, और जब वो ओवरलोड करने लगते हैं तो उससे फ्लड आ जाता है और ना ब्रस्ट हो जाते हैं, ओके। जो ये कॉमन है हिली एरियाज़ में। और साथ में जो प्रॉपर्टी होती है और लाइफ होती है उनको भी बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचता है। तो ये एक सीरियस नेचुरल डिज़ास्टर है लैंडस्लाइड। फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट होता है पैटर्न रॉक। आप इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में जानते होंगे। इग्निशियस रॉक जो होता है ना, वो होता है कि जो वॉल्केनिक और मैग्नेटिक एक्टिविटी से फॉर्म होता है। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, जो सैंड, स्लिट और क्ले वगैरह होता है। और मेटामॉर्फिक जो होता है वो अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो वो होता है। तो उससे जो होता है सॉइल का फॉर्मेशन होता है। एंड देन उसके बाद जो क्लाइमेट्स होता है, टेम्परेचर, रेनफॉल वगैरह की वजह से भी जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अदर फैक्टर टोपोग्राफी होता है, लैंड की शेप पर डिपेंड करता है। जैसे डेजर्ट एरिया में बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होंगे तो वो सॉइल बनाएंगे, और हिली एरिया में बड़े बड़े होंगे जो रॉक होंगे तो उससे वो बनेगा।
जो लैंड फॉर्म जो सॉइल होगा सॉरी वो बनेगा। एंड जो सेकंड होगा वो ऑर्गेनिक मटेरियल प्लांट एंड एनिमल के वेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर में डिपेंड करेगा कि वहाँ का जो सॉइल फॉर्मेशन है वो कैसे होगा। टाइम ड्यूरेशन की वजह से भी होता है, जैसे कि मेटामॉर्फिक रॉक वो धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होते हैं तो उसमें टाइम लगता है। तो ये एक फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन का। सॉइल डिग्रेडेशन कंजर्वेशन सॉइल, तो फिर इसमें फर्स्ट हम लोग सॉइल डिग्रेडेशन को पढ़ लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये कॉज होता है ह्यूमंस और नेचर के थ्रू। जैसे इसका मेन रीज़न होता है कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्राजिंग, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल, रेन, लैंडस्लाइड्स और फ्लड की वजह से जो सॉइल डिग्रेडेशन होता है। ओके, सॉइल मतलब एक बहुत ही डिग्रेडेशन, आप इसी से टर्म से ही समझ रहे होंगे। जो डिक्लाइन होता है सॉइल की फर्टिलिटी पे, सॉइल की प्रोडक्टिविटी पे, सॉइल की क्वालिटी पे, तो वो होता है सॉइल डिग्रेडेशन। तो अब सॉइल कंजर्वेशन के कुछ मेथड होते हैं, वो मेथड हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन, मल्चिंग मेथड। मल्चिंग मेथड में क्या होता है, जो क्रॉप होता है ना उसके आजू बाजू की सॉइल को आप स्ट्रॉ से कवर कर देते हैं या फिर वुड चिप से या फिर लिव से। तो उससे क्या होता है, उसका जो एरोजन होता है वो रिड्यूस होता है। उसके बाद वो मॉइस्चर को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो मल्चिंग मेथड उसलिए यूज़ होता है। सेकंड जो होता है वो तुम्हारे काउंटर बैरियर्स। इसमें क्या होता है, आप जो होता है जो पानी को, जैसे कि अगर पानी बहुत तेज़ आएगी तो वो सॉइल को पूरी बहा के लेके जाएगी, तो वो क्रॉप के लिए अच्छा नहीं है। तो वहाँ पे आप स्टोन लगा देते हैं या फिर कोई ग्रास लगा देते हैं, जिससे जो होता है ना वो थोड़ा सा उठा हुआ लेयर होता है। तो उससे क्या होता है, जो वाटर फ्लो होता है वो रुक जाता है, तो सॉइल भी वहीं पे रुक जाती है। तो इससे सॉइल इरोजन के जो चांसेस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। या फिर आप रॉक डैम बना लेते हैं, जो रॉक होता है उससे आप वाटर को स्टॉप कर देते हैं ताकि वो छोटा सा एक जो पैनल टाइप का जाए। तो उससे क्या होगा, वो धीरे धीरे वहाँ से जो पानी जाएगा एकदम साथ में जाएगा, तो क्या होगा, पूरे के पूरे सॉइल तो वो बहा कर लेके चले जाएगा। तो क्रॉप को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा उगने में। एंड देन फोर्थ होता है टेरेस फार्मिंग। आपने देखे होंगे हिली एरियाज़ में ये बहुत ज़्यादा परफॉर्म किए जाते हैं। तो वो जो टेरेस, जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लो, आप स्टेयर्स को ले लो, तो वहाँ पे जो माउंटेन एरिया पे क्या होता है, हिल्स पे जो होता है ना वो लोग ऐसे टेरेस जैसे बना देते हैं। वहाँ पे छोटे से लाइक एक बैरियर ब्रेक टाइप का बना देते हैं। उससे क्या होता है कि जो पानी होती है वो वहीं तक रुक जाती है। वो अगर स्ट्रेट रहेगा माउंटेन और वहाँ पे आप प्लांटिंग करेंगे तो वहाँ पे नहीं होगा, पानी डालेंगे तो पूरा नीचे बह जाएगा वो। तो ऐसे नहीं होगा अगर आप टेरेस फार्मिंग को यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इससे क्या होगा ना, जो इरोजन है उसको स्टॉप कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, एक ही एरिया में बहुत सारे क्रॉप को आप जो है ग्रो कर रहे हैं, तो उससे जो सॉइल होगी वो उससे हम सेव कर पाएंगे। सिक्स जो होता है वो होता है काउंटर प्लगिंग। एक में देख सकते हैं, तो इसमें क्या होता है ना, जो स्लोप होता है उसके पैरेलली ये जो फार्मिंग टेक्निक है वो यूज़ की जाती है। जैसे कि अप डाउन स्लोप नहीं होता उसमें, वो उसके पैरेलल में होता है। जो स्लोप होता है वो पैरेलल में होता है जहाँ पे वो फार्मिंग करते हैं। उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन रिड्यूस होता है और उससे वाटर जो है कंजर्व होता है और उसमें जो सॉइल का हेल्थ है, क्वालिटी है, वो इम्प्रूव होता है। टेक्निक है हमारी वो होती है शेल्टर बेल्ट। उसमें क्या होता है, जो बीच में आप क्रॉप लगाते हैं और पूरा साइड में आपने बहुत बड़ी बड़ी ट्रीज़ लगा देते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा जब स्ट्रॉन्ग विंड्स आएगी ना तो वो आपकी सॉइल को उड़ाकर नहीं लेके जाएंगे, वो वहीं के वहीं रखी रहेगी, क्योंकि जो ट्री होते हैं वो सॉइल को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होती है, सॉइल प्रोटेक्ट हो जाती है। तो ये हमारे मेथड्स थे कुछ, जिससे हम सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स को यूज़ करके सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। वाटर जो है बहुत ही वाइटल, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि 3/4 ऑफ जो अर्थ है वो कवर्ड होता है वाटर से, इसलिए से वाटर प्लांट भी बोला जाता है। अगर आप ऊपर से देखेंगे हमारे अर्थ को तो वो पूरा ब्लू दिखेगा। ओके, ऑलमोस्ट ब्लू दिखेगा। और लाइफ जो थी ओशन में वो 3.5 बिलियंस ईयर्स अगो पहले वो चालू हो गई थी। ओशन वाटर जो है वो 2/3 ऑफ द अर्थ को कवर करता है, लाइक ह्यूज, बहुत सारे एरिया को वो कवर करता है। लेकिन वो हमारे लिए फिट नहीं है, वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं होता है, क्योंकि वो सलाइन वाटर होता है, सॉल्टी वाटर होता है। तो सिर्फ 2.7% जो होता है ना, ये पूरा जितना भी जो 3/4 वाटर है उसमें से सिर्फ 2.7% जो होता है वो फ्रेश वाटर होता है, लाइक वो टोटल वाटर होता है। लेकिन उसमें भी जो 70% होता है ना, वो ग्लेशियर या फिर आइस शीट्स के फॉर्म में होता है, जिसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ 1% हमारे यूज़ के लिए है, जो कि ग्राउंड वाटर, रिवर एंड लेक्स, एटमॉस्फियर में पाया जाता है। इसलिए बोलते हैं कि वाटर तो बहुत है, आप सोचते होंगे इतना सारा वाटर है, लेकिन वो हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है। सिर्फ 1% ही है जो हमारे लिए एक्सेसिबल है। इसलिए हम इतना बोलते हैं कि सेव वाटर इसीलिए करते हैं, और आपको भी सेव करना चाहिए। वाटर साइकिल, वाटर साइकिल जो होता है ना वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस है वो इवापोरेशन का, जिसमें ओशंस, लेक और रिवर्स या फिर लैंड से जो जितना भी वाटर है वो इवापोरेट होता है। देन वो ऊपर जाके कंडेंसेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो कंडेंस होता है क्लाउड में। फिर उसके बाद वो जो वाटर होता है वो वापस से वो अर्थ पे आता है एज अ रेन, स्नो,
या फिर हेल के थ्रू फॉर्म में, एंड देन वो रन ऑफ हो जाता है, लाइक वाटर फ्लो करता है ना, फिर उसके बाद जब वो गिरेगा तब वो रिवर्स, लेक्स या फिर स्ट्रीम्स में वो फ्लो करना चालू करेगा। तो ये होता है वाटर साइकिल का प्रोसेस। उसके बाद क्या होता है, ये सारा जो वाटर साइकिल हमने देख लिया, लेकिन वाटर जो है हम ऐड नहीं कर सकते, ना हम बना सकते, ना हम उसे रिमूव कर सकते। ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। इसीलिए जो 1% वाटर है उसे बहुत ही केयरफुली यूज़ करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि हम इसे और नहीं बना सकते। आप वाटर का यूज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग, वॉशिंग पर्पज़ और इंडस्ट्री पर्पज़, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। और रीज़न क्या है, जो वाटर का इतना शॉर्टेज होते जा रहा है वो हमारे ही वजह से हो रहा है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो करते जा रही है, तो इसमें वाटर की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होते जा रही है। जो हाई फूड और जो क्रॉप होते हैं वो डिमांड करते हैं बहुत सारा वाटर, लाइक राइस में बहुत ही ज़्यादा वाटर लगता है उसे ग्रो करने के लिए। अर्बनाइजेशन जो होता है वो हायर जो लिविंग स्टैंडर्ड लीड्स टू ड्राइंग ऑफ वाटर सोर्स, वाटर पॉपुलेशन। तो ये सारे जो रीजंस होते हैं वो यूजेस ऑफ वाटर एंड देन रीजंस ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर ये होती है। अब हम देख लेते हैं प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेबिलिटी का, जो कि होता है वाटर सेक्रेसिटी, जो कि बहुत सारे रीज़न में जो ये इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे रीज़न में जो फ्रेश वाटर है उसकी शॉर्टेज बहुत लोग फेस कर रहे हैं, जैसे कि अफ्रीका, साउथ एशिया, वेस्टर्न यूएसए। तो ये सारे जो बहुत सारे एरियाज़ है जहाँ पे बहुत ही शॉर्टेज है फ्रेश वाटर का। तो ये क्यों होता है, जो वाटर सेक्रेसिटी होता है वो या तो फिर बहुत ज़्यादा कम पानी गिरता है उस एरिया में, या फिर ड्रॉट वाली सिचुएशन आ जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे होते हैं, बिन फालतू का जो वाटर का वेस्ट कर रहे होते हैं, या फिर जो पॉल्यूशन है वाटर में वो, और सीजनल और एनुअल चेंजेस होते हैं रेन में, वो जो कॉज करती है वाटर सेक्रेसिटी का। अब हमें वाटर रिसोर्स को कंज़र्व करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो वाटर जो है ना बहुत ही ज़्यादा हमें चाहिए होता है, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही वाइटल होता है ना, लेकिन हमारे पास जो क्लीन वाटर है वो बहुत ही कम अवेलेबल हो रहा है, बहुत ही उसका जो नंबर है वो डिक्रीज़ होते जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होते जा रहा है ना, पॉपुलेशन बहुत बढ़ते जा रही है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा जो बहुत लोग ओवर यूज़ करते जा रहे हैं, तो उससे जो है वाटर की शॉर्टेज फेस करनी पड़ रही है। तो जो कॉजेज़ हैं वाटर पॉल्यूशन को वो तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो बहुत सारा जो पॉपुलेशन क्रिएट होता है वो इंडस्ट्रियल पर्पज़ से यूज़ होता है, जो इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती है, तो उसके बाद जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो निकलता है उससे वाटर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाते हैं। देन सेकंड जो है एग्रीकल्चर केमिकल्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये तो आप जानते ही हैं। उसके बाद सीवेज वगैरह होता है उससे। तो ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं जो कि ह्यूमन जो है हार्म करते हैं, वाटर को पॉल्यूट करते हैं। अब हमारे पास क्या-क्या तरीके जिससे हम, अब ये सब तो हमने कर ही दिया है, तो अब हम ऐसे क्या तरीके जिससे हम वाटर को कंज़र्व कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि हम ट्रीट कर सकते हैं वेस्ट को, लाइक जो पानी से जो भी कचड़े वगैरह उसे निकाल के ट्रीट करके देन उसे वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर सकते हैं। हम बहुत सारे प्लांट्स कर सकते हैं ट्री, एंड देन हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं फॉरेस्ट को। उसके बाद हम वाटर हार्वेस्टिंग मेथड को यूज़ कर सकते हैं ताकि हम उसे कलेक्ट कर सकें रेन वाटर को। लाइन कैनल्स को बना सकते हैं जिससे सीपेज वगैरह की प्रॉब्लम स्टॉप हो सके। हम स्प्रिंकल्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि रिड्यूस हो वाटर लॉस। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, जो प्लांट्स खुद नेचुरली ग्रोथ है, जिसमें ह्यूमन का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, ना ही वो कल्टीवेट करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स हमें क्या देते हैं, टिम्बर, फ्रूट, नट्स, पेपर, गम, मेडिसिन। हमारा सर्वाइवल के मोस्ट एसेंशियल जो चीज़ होता है ऑक्सीजन, वो देते हैं। वो सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, ग्राउंड वाटर को स्टोर करते हैं, शेल्टर बेल्ट की तरह वो एक्ट करते हैं और वो हमें शेड देते हैं। हमारे कुछ प्रोडक्ट तो हम सीधा ट्री से ही बनाते हैं, जैसे कि जूट बैग्स हो गए, बैम्बू बास्केट हो गए, कैन चेयर हो गए एंड सिल्क काव्स हो गए। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेड़, बहुत ही ज़्यादा। ये तो कुछ एग्जाम्पल है, बहुत बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल अगर हम देने चाहें तो पेड़ के लिए ऐसा होगा, तो पेड़ बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ही ज़्यादा। एंड देन वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ जो है उनसे भी कनेक्टेड है, जिसमें एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, फिश एक्सेट्रा। एंड देन उसके बाद जो है एनिमल हमें क्या देते हैं, मिल्क देते हैं, वूड वूल देते हैं, एंड देन वो मीट भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे लिए। एंड बीज जो होते हैं वो हमें हनी देते हैं, वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। और जो बर्ड होती है ना वो क्या करती है, इंसेक्ट को खाती है और वो डिकम्पोजर की तरह एक्ट करती है। वल्चर क्या होता है, वो डेड एनिमल को खाते हैं और वो हेल्प करते हैं इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लाइफ और जो प्लांट्स वगैरह वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, ये आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। ये एक बायोस्फीयर होता है जहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर
साथ में मिलते हैं। आप एग्ज़ाम्पल लीजिए एक रिवर का, तो रिवर वहाँ से जा रही है, लोग वहाँ पे रह रहे हैं। आपने सुना होगा पहले भी कि जो रिवर के पास ही जो है वहाँ की सॉइल फर्टाइल होती है, तो लोग सबसे पहले वहीं पे परमानेंटली सेटल होना चालू किए थे, क्योंकि सॉइल फर्टाइल होती है तो एग्रीकल्चर के काम आती है, पानी हमारे लिए काम आएगा, हम उसको मतलब हम उसमें पानी डाल पाएँगे तो हमारा क्रॉप अच्छे से ग्रो करेगा। और फिर हमें लैंड चाहिए होता है, किस लिए? ताकि हम वहाँ पे रह पाएँ, एग्रीकल्चर के लिए तो लैंड ही ज़रूरी है ना। एंड एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, और एयर हमारे प्लांट्स को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तीनों का मिक्सअप करने के बाद ही, ऐसा तो नहीं हम सिर्फ लैंड में रहेंगे, हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर वाइस वर्सा कर दो, तो फिर उससे क्या होता है ना, तो हमारे लिए तीनों इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो बायोस्फीयर, ये तीनों लैंड जहाँ पे मिलते हैं उसे इकोसिस्टम बोलते हैं। जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं वो सब एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए डिपेंड करते हैं, क्योंकि घास जो है बकरी खाती है, तो अगर घास नहीं होगा तो बकरी क्या खाएगी? तो इसी तरीके से सब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए यही लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को ही इकोसिस्टम बोला जाता है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ना, वो मेंटेन करते हैं, हेल्प करते हैं मेंटेन करने में, और बैलेंस, नेचर को बैलेंस करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, तो हम लोग फैक्टर्स देख लेते हैं जो अफेक्ट करती है वेजिटेशन को। फर्स्ट होता है टेम्परेचर, एंड उसके बाद होता है मॉइस्चर। आपने देखा होगा कि जो जैसे कि हिली एरिया है वो थोड़ा सा स्नोई टाइप का होगा, जो अगर आप हिमालय वगैरह देख लें, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर वैसा है, वहाँ का मॉइस्चर वैसा है। अब मेघालय में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे हर्ब्स वगैरह मिलेंगे, एंड बहुत सारे प्लांट्स वगैरह मिलेंगे, बहुत सारे जो बुशेस वगैरह मिलेंगी, जो ग्रीन बुशेस होंगी, तो फिर वो क्या होता है, वो रेनफॉल पे डिपेंड करती है। टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, फर्स्ट होता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो ऐसे एरिया में मिलती है जहाँ पे बहुत ही हैवी रेनफॉल होता है, मेघालय जैसे एरिया आप एग्जांपल ले लो। ग्रास लैंड, जहाँ वो एरिया में ग्रो होता है जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है। स्क्रब्स, जहाँ पे ड्राई एरिया होता है, जहाँ पे डीप रूट होती है, और जहाँ पे कांटेदार जो थ्रोनी जो वैक्सी लीव्स होते हैं ना, जो वाटर को सेव करने के लिए काम आते हैं, जैसे कि कैक्टस, तो वो डेजर्ट एरिया में होंगे। और ट्रुंड्रा, जो है ना फाउंड होते हैं जो कोल्ड पोलार रीजन है, जहाँ पे मर्शेस एंड जो लिकेंस है वो भी वहाँ पे मिलते हैं। एंड ह्यूमन इम्पैक्ट देख लेते हैं हम लोग। पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज होते जा रही है ना, तो लोग ना फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं ताकि वहाँ पे एग्रीकल्चर कर पाए, वो ग्रो कर पाए क्रॉप को। तो इससे क्या होता है ना, जो फॉरेस्ट है वो लॉस होते जा रहा है वर्ल्ड वाइड में। मतलब वहाँ पे पूरा कवर कर ले रहा है, जो फॉरेस्ट जो था कवर कर रहा था जो लैंड को, अब वो धीरे धीरे वैनिश होते जा रहा है। अर्जेंट नीड है हमारी ये प्रोटेक्ट करना और कंजर्व करना फॉरेस्ट को। तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्यों है। फॉरेस्ट और एनिमल ना इकोसिस्टम को मेंटेन करने का काम करते हैं, इसमें से अगर कोई भी हट गया ना, देन पूरा का पूरा पूरा शैटर्ड हो जाएगा सब चीज़ें, हम किसी भी चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे, हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। एंड प्लांट जो है शेल्टर देती है एनिमल्स को, रीजन से जिसमें जो हैबिटेट है वो क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो लॉस हो रहा है हैबिटेट का, वो लॉस होते जा रहा है। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन, बहुत सारा जो वाइल्ड लाइफ है और जो वेजिटेशंस है उनको अफेक्ट होते जा रहा है। जैसे कि वो लोग जो है ना, जैसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, फॉरेस्ट में फायर लग जा रही है, सुनामी आ जा रहा है, या लैंडस्लाइड आ जा रहा है, लोग अपने शौक के लिए जो एनिमल्स हैं उनकी नेल्स, स्किन्स, हॉर्न या फिर फैदर्स को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, उन्हें मारते जा रहे हैं। एनिमल जैसे कि टाइगर, लायन, एलिफेंट, पिकॉक, ये सारे के सारे अफेक्ट होते जा रहे हैं, तो इनको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल पार्क्स बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं। और हमें जो है ना लेक्स और क्रिक्स, वेटलैंड्स को भी कंजर्व करने की ज़रूरत है। हमें ये अवेयरनेस लाना होगा लोगों के अंदर कि इन्हें प्रोटेक्ट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है, और इनके इनके ख़त्म हो जाने से इकोसिस्टम पूरा शैटर्ड हो जाएगा। तो जो सॉइल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव, ये सारी चीज़ों के प्रोग्राम्स के बारे में लोगों को जानना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए बर्ड वॉचिंग के लिए। जो नेचर कैंप्स होते हैं, स्टूडेंट्स को कनेक्ट करवाना चाहिए नेचर से, तभी जब वो देखेंगे वहाँ पे जाएंगे तभी वो अवेयर हो पाएंगे, और वो एनकरेज करेंगे जो कंजर्वेशन हो रही है उनको। और लॉ एंड कन्विक्शन देख लेते हैं हम लोग। बहुत सारी कंट्री ने ना किलिंग को बैन कर दिया, जैसे पहले के लोग शिकार पे जाते थे बहुत ज़्यादा एकदम प्राउड से कि हाँ हमने एनिमल को मार दिया, तो वो सारी चीज़ें ना बैन हो चुकी है। और जो ट्रेडिंग होती थी वाइल्ड एनिमल की, उसको भी बैन कर दिया गया है। इंडिया में एनिमल्स लाइक लॉयन, टाइगर, डियर, पिकॉक, इनको ना प्रोटेक्ट करा जा रहा है। और सिटीज़ में जैसे कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, बैनिंग किया गया है कि जो ट्रेड है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का, वो बैन कर दिया गया है। तो ये सारे कुछ स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट ने लिया है
वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप फ्रॉम नाउ ऑन यू विल प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन बिकॉज इट्स अवर इकोसिस्टम्स बैकबोन ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू गिव अ फीडबैक, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।